नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा ने जो कुछ झेला उस पर अब तक सियासत चरम पर पहुंच गई है। सूबे में कैबिनेट मंत्रियों की नाराजगी से लेकर नेताओं पर केस दर्ज करने की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने जाट आंदोलन को जिस तरीके से निपटा उसे लेकर प्रदेश के राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज नाराज नजर आ रहे हैं। अनिल विज अपनी नाराजगी पहले जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो फुर्ती सरकार को दिखानी चाहिए थी उससे सरकार चूक गई। यही नहीं, कंबोज ने दोषियों को मुआवजे देने की सूरत में इस्तीफे की भी धमकी दे दी। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मुआवजे पर सरकार के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि कैबिनेट की बैठक में मुआवजे पर चर्चा ही नहीं हुई थी तो मुआवजे का ऐलान सरकार ने कैसे कर दिया। इस बीच ऑडियो क्लिप मामले में रोहतक में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूर्व सीएम के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह पर भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज हुआ। आरोप यह भी है कि प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण भी प्रदेश के हालात बिगड़े। अब इसी की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया, जिसमें प्रदेश के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। अब सवाल यह कि क्या हरियाणा में हुई बर्बादी के पीछे लापरवाह अधिकारी है? आखिर क्यों मंत्री अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं? और तीसरा बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या हरियाणा के जो भाईचारा था, सामाजिक भाईचारा था 36 बिरादरियों का, क्या उसको बिगाड़ने की साजिश रची गई तो किसने रची ये साजिश? इन तमाम सवालों पर आज बड़ी बहस में खास पैनल के साथ होगी बड़ी बहस। इससे पहले कि आपको हम अपने तमाम मेहमानों से रूबरू करवाएं, आइए बड़ी बहस के जो बड़े सवाल हैं उन पर एक नजर जल्दी से हम डाल लेते हैं। बड़ी बहस के बड़े सवाल, क्या हरियाणा में हुई बर्बादी के पीछे लापरवाह अधिकारी हैं? यह बड़ा सवाल उठता है। दूसरा बड़ा सवाल जो उठ रहा है, मंत्री क्यों साध रहे हैं अपनी ही सरकार पर निशाना? इसके अलावा अगर तीसरे बड़े सवाल की बात करें तो आज की बड़ी बहस में जो सवाल उठेगा कि क्या हरियाणा के सामाजिक भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश रची गई, और रची तो किसने रची यह साजिश? बहस में आगे बढ़ने से पहले देखिए कैबिनेट के मंत्री और राज्य मंत्री किस तरह से सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, ये कैबिनेट का कार्रवाई की वो है, केवल 3 आइटमें इसमें आई हैं, इसके सिवा कैबिनेट में कोई बात नहीं होती। सर, पुलिस की मुखदर्शिता को लेकर आपकी क्या? नहीं, इसीलिए तो हम कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार की घटना हरियाणा के अंदर घटी है इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन तुरंत कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार के मुखिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सभी अपने मंत्रियों को, विधायकों को इकट्ठे बुलाए, नहीं ज़्यादा तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और उसमें डिस्कस करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है। अगर कहीं प्रदेश के अंदर कोई बात गड़बड़ होती है तो सबकी जिम्मेवारी है तो उसको रोकने के लिए। ऐसा हमारे प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। तो चलिए अब बड़ी बहस के बड़े और तजुर्बेकार पैनल से आपको रूबरू करवा दें। हमारे साथ बड़ी बहस में आज कांग्रेस की तरफ से करण सिंह दलाल साहब मौजूद रहेंगे। विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दलाल साहब आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जवाहर यादव मौजूद रहेंगे। जवाहर जी आपका स्वागत है। और आईएनएलडी से वरिष्ठ आईएनएलडी के नेता गोपीचंद गहलोत साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। गोपीचंद जी आपका स्वागत है। रोहतास हुड्डा जाट नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रोहतास जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा एसपी गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। गुप्ता साहब आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। रास बिहारी जी आपका भी स्वागत है। हमने अपने तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करवाया। इससे पहले इस चर्चा की शुरुआत करें, एक हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखा दें। उस तस्वीर को देखिए, किस तरह की हालात, किस तरह के तस्वीरें सामने आई इस आंदोलन के दौरान प्रदेश में। अब देखिए ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वायरल हुई सनसनीखेज तस्वीरें हैं। पिल्लूखेड़ा पुलिस थाने के बाहर 8 साल का एक बच्चा बंदूक कंधे पर रखकर चल रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों में आपको दिखेगा, आप ये देखिए ये तस्वीरें। ये कैसा आंदोलन, किसने ये साजिश रची कि हमारे हरियाणा के नौजवान जो कांधे पर बंदूक उठाते हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए कांधे पर बंदूक उठाते हैं, सरहदों की सुरक्षा के लिए, लेकिन यह कैसा आंदोलन, किस साजिश के तहत हमारे प्रदेश के युवाओं के कंधे पर इस तरह की से बंदूक रख दी, और कौन है साजिश के पीछे, यह जानना बेहद जरूरी है। वापस बहस पर आते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल, दलाल साहब, ये तस्वीर भी हमने देखी, क्या कहेंगे आप?
जो प्रदेश में हालात बने, कौन जिम्मेदार है, किसने ये साजिश रची? और जिस हरियाणा में 36 बिरादरी एक का नारा लगता था, आज उस हरियाणा में बढ़ती हुई सी स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, जो हरियाणा का ये आज जो माहौल बिगड़ा है, इसके लिए अगर कोई पूरी तौर पर अगर कोई जिम्मेवार है तो वो आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब ये बात हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने दीर्घ दशक से भी विधानसभा को नहीं देखा था और उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो हमें समझ में नहीं आया था कि ये फैसला क्यों हुआ। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज ये बात स्पष्ट तौर पर हरियाणा के लोगों की समझ में आ चुकी है कि उनके इशारे पर मनोहर लाल खट्टर एक उनके हाथों में खिलौना है। और जो इशारे ऊपर से उनको दिए जाते हैं, आज हरियाणा में बाढ़ ही खेत को खाती हुई नजर आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेवारी थी कि अगर ये आरक्षण की आग हरियाणा में कहीं भी फैल रही थी तो उन्हें आगे बढ़ करके उसे रोकना चाहिए था। प्रशासनिक तौर पर आदेश देना चाहिए था कि जो भी वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अगर होती। ठीक तो है, आज ये दिन, यही सवाल बड़ी बहस का दलाल साहब की, क्या प्रशासनिक अधिकारियों जो लापरवाही बरती उन पर नकेल कसने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या लापरवाह अधिकारी भी हरियाणा की स्थिति का जिम्मेदार है? यह भी हमारी बड़ी बहस का सवाल है। जवाहर जी क्या कहेंगे, क्या अधिकारियों की लापरवाही भी प्रदेश के इस हालात के लिए जिम्मेदार है? इसमें रोहित जी मेरा अगर निवेदन, जी आप अपनी बात रखिए दलाल साहब, उसके बाद जवाहर जी के पास चलते हैं। जवाहर जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। एक मिनट रोहित जी, मेरा एक निवेदन जवाहर जी से ये है कि वो इस बात का भी जवाब दें कि ये कौन सा मखौल दूसरा आज जो ये आयोग का गठन हुआ है, इस तमाम इस राहजनी में, आगजनी में, इस लूट खसूट में अगर जिम्मेवार हैं तो हरियाणा सरकार के खुद मंत्री हैं। हरियाणा सरकार खुद है, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, एक वर्ग उनमें आरक्षण देने की बात करता है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के इनके नेता आरक्षण को ना देने की बात करते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। और इनके गृह सचिव श्री पी.के. दास जो बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने खुद ने ये बयान दिया है कि पहली दफा हरियाणा सरकार खुद विफल हुई है। तो ये जो आयोग का गठन हुआ है, ये सरकार की जांच कैसे कर सकता है? ठीक है, बताएं। जवाहर जी बताएं, जवाहर जी बताइए, क्या अधिकारियों की लापरवाही भी ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार है? देखिए, करण दलाल जी ने जो बोला वो कांग्रेस का चरित्र है, इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक लाश पे राजनीति की है। चाहे 1947 हो, जब देश का विभाजन और उसमें लाखों लोग मरे और लुटे पिटे, केवल कांग्रेस की महत्वाकांक्षा थी कि मुझे सत्ता मिले भारत की। उसके बाद चाहे 1984 के दंगे हो, वहां भी कांग्रेस ने लाश पर राजनीति की। चाहे 89 में कश्मीर से चुन चुनकर हिंदुओं को मार मार कर भेजा गया, उस पर कांग्रेस ने राजनीति की। चाहे आसाम में मारा गया होगा, चाहे नॉर्थ ईस्ट में मारा गया। आप सुन लीजिए, आप मैं बोल रहा था, मैं आपको सुन रहा था ना। अरे आप तो अनुभवी व्यक्ति है ना, आप तो अनुभवी व्यक्ति है ना, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना। आप सुन लीजिए, आप तो कहते हैं कि आपको अनुभव है, आप मुख्यमंत्री जी के लिए कहते हैं कि वो दर्शक दीर्घा में नहीं बैठे, तो अनुभवी सुन लीजिए, मेरी आवाज मत दबाइए, सुन लीजिए, निवेदन है, सुन लीजिए। हरियाणा की जनता देख रही है यहां जो कांग्रेस क्या कर रही है आज भी, कि आज चाहती है कि कांग्रेस की वो भाजपा पर निशाना करे, जिससे कि जो ऑडियो का विषय है, जो साजिश करता है, उससे लोगों का ध्यान भटके। आज ये क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में, कि जो व्यक्ति दर्शक दीघा में बैठा भी नहीं वो मुख्यमंत्री बन गया। अरे आप हरियाणा के लोगों के जनमानस का अपमान कर रहे हैं। राजीव गांधी जी क्या उसमें बैठे थे दर्शक दीर्घा में, जो भारत के प्रधानमंत्री बन गए? आपको टिप्पणी शुरू करनी चाहिए थी। ठीक है, शुरुआत अब हम आज के सवाल पर आते हैं। क्या लापरवाह अधिकारी प्रदेश की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार है? उन्होंने राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। आप क्या विषय चलाते हैं? आप अनुभवी विधायक रहे, आपसे ये उम्मीद नहीं है। ठीक है जवाहर जी, आपने इस बात का जवाब दिया, आप इस सवाल पर आए। आपका अनुभव केवल देश को बांटने में, दंगे कराने में, 1984 के दंगे से आपके हाथ आज भी रंगे हुए हैं। और आज हरियाणा में जो हुआ वो एक ऑडियो ने
वो एक ऑडियो ने सिद्ध कर दिया बाद कि में उसके कर लिए पीछे सर। किसका हाथ है। राजनीति बाद में भी हो जाएगी। अनुभवी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है जवाहर मनोहर जी जी, तो भोले भाले आदमी जवाहर है। जी, मैं चाहूंगा सवाल का उनको जवाब साजिश दे आप। करनी नहीं जवाहर आती। यादव जी, आप जैसे साजिश करता लोग ही अनुभवी है। ठीक है जवाहर जी, मेरे सवाल का जवाब, क्या प्रदेश के लापरवाह अधिकारी भी इस तरह की स्थिति का जिम्मेदार है? क्योंकि आयोग का गठन आपने किया, मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा। अधिकारियों का रोहित जी मेरा निवेदन है, जवाहर जी ये बताएं। जवाहर जी सुनिए, हाँ, हरियाणा में कौन सा आदेश आपने पारित किया जो अधिकारियों ने नहीं माना? क्या कोई कॉपी है उसकी आपके पास? बताएं बताएं जवाहर जी। आपने कोई आदेश ही पारित नहीं किया। सुन लीजिए ना रोहित जी का, आप खुद दलाल साहब रोहित जी का जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रोहित जी खुद का लोगों को जवाब दे भड़का रहा रहे हूं। थे। जी दलाल साहब जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए जवाहर जी। अरे दलाल साहब रोहित जी का जवाब दे रहा हूं, जवाब सुन लीजिए ना। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जवाहर जी। जवाब सुन लीजिए। हमारे अमित शाह जी की तो दिक्कत है, सोनिया गांधी की चिंता कर लीजिए। चलिए अब सवाल पर आते हैं, सवाल पर आते हैं। देखिए जब ये आंदोलन चला, ये आंदोलन ठीक दिशा में चला। हाँ, किसने मैं चलाया? उसका उत्तर दे रहा हूं। आंदोलन ये ठीक दिशा में चला। आपके मंत्रियों ने जाट चलाया? समुदाय के लोग अपने आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन ठीक दिशा में था, आंदोलन ठीक दिशा में था। आपके मंत्रियों ने चलाया? ऐसी ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें नेताओं को, अब उत्तर सुन लीजिए भाई, अब मैं बीच में नहीं बोल रहा था ना। जवाहर जी जल्दी बात पूरी करें, मुझे बाकी मेहमानों के पास में जाना है। 2 मिनट मेरे से फालतू करण दलाल जी को दे दीजिएगा। जी जी ठीक है, अपनी बात पूरी करें। और अन्य राजनीतिक पार्टियों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण के मामलों में जाटों के साथ खड़ी है और हमारा खेल खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग से निकलते ही तो बयान ठीक दीजिए। परंतु दंगा कब शुरू हुआ? 11 बजे मीटिंग हुई, 12:30 बजे मीटिंग खत्म हो गई और दंगा, जो हिंसक दंगा शुरू हुआ, 1 बजे के बाद शुरू हुआ। ये उन लोगों ने कराया जिनको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी तो जाटों को आरक्षण देने के लिए साथ खड़ी है, और उसकी पुष्टि की ऑडियो ने की। उसके अलावा कुछ राजनीति की, कुछ जो आपने अधिकारियों का प्रश्न पूछा, निश्चित रूप से कुछ अधिकारियों की भूमि संदेहास्पद है। कारण क्या है? कुछ पार्टी जो पुराने राज कर चुकी है हरियाणा में, उनके बहुत से रिश्तेदार जो योग्यता के आधार पर नहीं लगे, जिन पे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, उन्होंने कहीं न कहीं कोताही बरती है। ठीक है, चलिए आपका कहना है अधिकारियों की गलती है, अधिकारियों ने कोताही बरती, इसलिए आपने आयोग का गठन किया। अब मैं आऊंगा गोपीचंद गहलोत जी के पास। गोपीचंद जी, आप मानते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही भी एक वजह बनी प्रदेश के मौजूदा हालात के लिए? क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, आयोग का गठन किया है। सबसे बड़ी बात इस सारे उसके लिए अगर मेरे से आप पूछते हैं जी, तो इसका सारी जिम्मेवारी सरकार पे बनती है जी। अब वो सरकार आगे अपनी जिम्मेवारी को किस पे टालती है, किस पे डालती है, अधिकारियों पे डालती है, किस पे डालती है, वो एक अलग बात है। आप पहले ही दिन से देख लें, पहले दिन से भी सरकार के एक मत नहीं थी इस इश्यू पे, और आज वो बात जो हम एलिगेशन लगा रहे थे कि सरकारी बटी हुई थी, आज वो अपने आप क्लियर आ रहा है। एक मंत्री क्या कह रहे हैं, सीनियर मंत्री, दूसरे मंत्री, राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं, ये मेरे कहने की बात नहीं। मीटिंग तो वहां रोजाना होती थी, कैबिनेट की भी होती थी और दूसरी तीसरी भी होती थी, परंतु उसके बाद हुआ क्या? और जवाहर भाई बड़े समझदार हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा कि आप सर्वदलीय मीटिंग पे ये आक्षेप लगा रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। सर्वदलीय मीटिंग बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, वहां से निकले, परंतु जब कोई बात सिरे नहीं चढ़ रही है, अगर झगड़े की जड़ है, मेरे से आप पूछना, रोहित भाई पूछना चाहते हैं, तो झगड़े की जड़ वहां से शुरुआत हुई जब वकीलों के पास कोर्ट में जाके रोहतक में उन पे आक्रमण किया गया, हॉस्टल के अंदर जो कुछ हुआ रात में वो, और उसके बाद एक डीएसपी जो हैं वहां मोब में जाके जिन्होंने रात में उनका रोल गंदा था, वो सारी चीजें झगड़े की शुरुआत थी, और इससे बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। ठीक है, बड़ा नुकसान हुआ है, ना किसी मुआवजे से संभव है जी, ना कोई और दूसरे मामलों से। ठीक है, अब मैं हमारे साथ एसपी गुप्ता साहब मौजूद हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। गुप्ता जी, ये बताइए, क्या अधिकारियों की लापरवाही भी प्रदेश के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार है? क्योंकि सरकार ने एक आयोग का गठन किया, आप खुद अधिकारी रहे हैं, बताएं। रोहित, देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ये विचार कर रहा हूँ, मेरे अपने विचार हैं ये जी, तो किसी पद वगैरह से वो कोई लेना देना नहीं। जी जी। दूसरा, मैं आपको पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूं, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा जो हरियाणा में हुआ जी, इससे दुखद घटना नहीं होती और इससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती।
जी, इसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए। तीसरे, जो आपके चैनल ने जी, इसमें विशेष तौर से इतनी अच्छे ढंग से, जैसे प्रेस का कई बार बड़े भड़काना रोल हो जाता है, इसमें आपने बार बार लोगों से अपील की जी, उसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ। जी। बहुत अच्छा कार्य किया आप लोगों ने। जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है, जी, देखिए ये आम परसेप्शन है पब्लिक में, भाई ऑफिसर्स मूक दर्शक बने रहे, उनके सामने जलाया गया। लेकिन देखिए इसमें जब आप कमीशन बनाते हैं, मेरा मानना ये है आप उसको पूरा एंगल से करें। फिर जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती है, पॉलिटिकल जब तक ऑर्डर नहीं होंगे, तब तक ऑफिसर्स भी कार्रवाई नहीं कर पाते जी। मैं समझता हूँ इस दायरे में हर चीज़ आनी चाहिए। ठीक है। और ये इसमें लापरवाही हुई है, हर जगह पर हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों में आप परसेप्शन है ये जी। और उसका उदाहरण आपने देखा, मुख्यमंत्री जी गए जी, वहाँ पर लोगों ने कैसे किया, फिर कैथल में गए प्रधान बीजेपी के, और दूसरे लोग इवन हुड्डा साहब गए, उनको कह दिया गया भी यहाँ से जाइए आप, क्योंकि देखिए इतनी दुखद घटना हुई है। तो इस पर ठीक है, आपका कहना है कि जांच का दायरा बढ़े। आपने भी अपनी बात कही कि पॉलिटिकल विल की बात भी कही, तमाम बातें आपने कही। राज बिहारी जी क्या कहेंगे आप? अधिकारियों की लापरवाही, आयोग बना, क्या जिम्मेदार थी इस घटना के लिए? देखिए इसमें तीन तरह से हमको बात समझनी पड़ेगी जी। पहला तो यह कि सरकार का रोल क्या है जी, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का क्या भूमिका रही। दूसरा, जो अफसर हैं, जो आईपीएस अफसर हैं, जो आईएएस अफसर हैं, उनकी क्या भूमिका रही। तीसरा, जो निचले मान लीजिए सिपाही है, थाना है, उनकी क्या भूमिका रही। जी। जब पहली बात तो है कि जब क्योंकि सरकार के पास इतना बड़ा खुफिया तंत्र है, सरकार ये नहीं पता, सरकार को ये मालूम नहीं पड़ रहा कि किस जगह सड़क खोद दी गई है, कहाँ आंदोलनकारी आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, कहाँ क्या क्या नारे लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब सरकार ने इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की। सरकार अगर कार्रवाई वो करती तो शायद इस तरह की आग नहीं भड़कती। जी। दूसरी यह है कि क्या जो निचले अफसर हैं, जो जिलों के कप्तान हैं, जो जिलों के ठीक है जिलाधिकारी, उनकी क्या भूमिका रही। जी। खबर तो ये भी आ रही है, जो लोग बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो थानों में जो सिपाही हैं, थानों में जो इंस्पेक्टर हैं या सब इंस्पेक्टर हैं, जो थाने के कर्मचारी हैं, उन्होंने लोगों की सहायता करने में कोई अपनी इच्छा नहीं दिखाई। लोग फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उठाने वाला कोई नहीं था। 100 नंबर व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। तो सवाल यह है कि इसमें इसका मतलब है कि सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरह फेल हो गई। और ऐसे में जब कोई काम नहीं कर रहा है, जब निचले भी लोग को काम नहीं कर रहे हैं, अब केवल ये तोहमत अब ये जो बात कही जा रही है कि हरियाणा में 50% से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी जाट हैं और जाट पुलिस वालों ने जानबूझकर ये सब होने दिया। तो ये सब जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उससे लग रहा है कि हरियाणा में पूरी तरह से जो भाईचारा था वो समाप्त हो गया है। चाहे मैं कांग्रेस की बात करो, चाहे बीजेपी की बात करो, चाहे किसी पार्टी की बात करो, कांग्रेस की बात करें तो वहाँ भी जाट और नॉन जाट आपस में बट गए हैं। इसी तरह से बीजेपी सरकार में आप देख रहे हैं, सरकार में तो खुलेआम हो रहा है कि जो गैर जाट मंत्री हैं और जो जाट मंत्री हैं, उनका किस तरह से आपस में मुकाबला हो रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल यही सवाल है, इसी पर हम लोग आ रहे हैं। अब रोहतास हुड्डा जी से प्रतिक्रिया लूंगा। रोहतास हुड्डा साहब बताएं, आपका संगठन भी इस आंदोलन में था, लेकिन जो साहब ये तस्वीरें आ रही है प्रदेश में, आज जो माहौल बना, जो 36 बिरादरी की बात मेरे प्रदेश में होती थी, आज वो बात नहीं हो रही, एक बंटवारे की बात यहां पर चर्चा से चल पड़ी है। क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है ऐसे हालात का? साहब बताएं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है। और आपकी जिम्मेदारी नहीं थी साहब कोई? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर अनिल विज जैसे जो बयान आज भी आ रहे हैं, इनकी विचारधारा पहले भी ऐसी ही रही है। कर्णदेव कंबोज जैसे लोग, इस तरह के लोगों ने ये बेस तैयार किया। कांग्रेस की सरकार भी रही है, उससे पहले इनेलो की भी सरकारें रही हैं, आज तक भाईचारा नहीं बिगड़ा। नहीं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी दलाल साहब? हमारी रोहतास हुड्डा साहब, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के सामने सोते हुए लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, अनिल विज जैसे मंत्री शामिल थे। नहीं, रोहतास हुड्डा समुदाय क्या होता है? पूरे प्रदेश की जनता हरियाणवी है, ये समुदाय जाति क्या बात कर रहे हैं हुड्डा साहब? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जाति पात की ही राजनीति की है शुरू से लेकर आज तक, और आज भी उसका बेस तैयार किया जा रहा है। अभी आंदोलन खत्म नहीं हुड्डा साहब, इसका जिम्मेदार कौन है? जो 8 साल का बच्चा कांधे पर बंदूक रख रहा है, पुलिस स्टेशन जल रहा है उसके सामने धू धू करता हुआ,
वो क्या सीखेगा मेरा प्रदेश का युवा, प्रदेश का नौजवान? उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है वो जाट नहीं है, उसकी बॉडी नहीं लैंग्वेज नहीं नहीं रोहतास हुड्डा साहब ये इस तरह से बात नहीं कर रहे। हमने तो कहा ही नहीं, वो कोई भी हो, वो हरियाणा का बच्चा है, वो हरियाणा का बच्चा है। भारतीय जनता पार्टी वो जाट हो नॉन जाट हो नहीं, ये तो आप लोगों की भाषा है, हमारे लिए तो पूरा हरियाणा एक है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, जब से उसने जाट और नॉन जाट की राजनीति की है और जाटों के साथ जो अन्याय हुआ है, कोई भी मुख्य पोस्ट पे जो आदमी था उनको हटा दिया गया, दूसरे समुदाय के लोग लगाए, लोगों में एक ऐसी भावना बना दी गई। रोहतास हुड्डा साहब, मेरा आपसे निवेदन भी है कि हम इस बड़ी बहस के मंच पर, हम यहाँ पर हरियाणा के नेता हैं, आप हरियाणा के संगठन के नेता हैं, हम किसी समुदाय की बात क्यों कर रहे हैं? हम हरियाणा की बात करेंगे साहब। सरकार समुदाय की बात कर रही है। अनिल विज जैसे लोग जो महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए जाति पाति की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं जाति पाति की बात कर रहे हैं। जी 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 जवाहर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जवाहर जी कहिए। इन लोगों ने जवाहर यादव कर दिया हरियाणा का, और आज ये जी जवाहर जी बोलिए, जवाब दीजिए। बोलने लायक नहीं रही सरकार कहीं पर। रोहतास हुड्डा जी जो बोल रहे हैं, हाँ रोहतास हुड्डा जी जो बोल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि इनके शब्दों पे किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को, चाहे वो किसी भी पार्टी का, वो टिप्पणी करने लायक है। मुझे लगता है इन पे टिप्पणी ही नहीं करनी चाहिए। ये आज भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे माहौल खराब हो, इसलिए मैं इनके सरकार चाह रही है, सरकार चाह रही है। मैं आता हूँ दो विषयों पर। सरकार आंदोलन को गति देना चाहिए, इससे बैंकर आंदोलन नहीं हुड्डा साहब मैं आपको रोकूंगा, हमें इस तरह की बात नहीं करनी है साहब। हुड्डा साहब, रोहतास हुड्डा जी नहीं, रोहतास हुड्डा साहब मैं आपको बता दूं, रोहतास हुड्डा साहब नहीं, इस बहस में हम ये बात नहीं करेंगे। हम हरियाणा के, हम इस तरह की बात क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करें जो ऐसे रोहतास हुड्डा साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे बगल में करण सिंह दलाल साहब बैठे, रोहतास हुड्डा साहब मेरे बगल में करण सिंह दलाल साहब बैठे हैं, पलवल से विधायक हैं। बताइए यहाँ पर कुछ हुआ उनके क्षेत्र में? नहीं हुआ। करण सिंह दलाल साहब तो कभी ऐसी बात नहीं करते। मुख्यमंत्री जी नौजवानों की मौत हो जाती है, हुड्डा साहब आपको रोक रहा हूँ, आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ। करण सिंह दलाल साहब क्या कहेंगे आप? दलाल साहब इसमें देखिए, ये हुड्डा साहब और जवाहर सिंह जी, मैं दोनों से आपसे निवेदन करूंगा, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैं अपने मुद्दे पर वापस आता हूं जो रोहित जी ने शुरू किया था। जी मैं आपसे बड़े विनम्र निवेदन से पूछना चाहता हूं, जवाहर जी ये बताइए कि जब ये आंदोलन, दलाल साहब मैंने ऐसा क्या बोला? ना मैं आपसे दलाल साहब मैंने ऐसा क्या बोला? आप मेरा नाम क्यों कोट कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ आप मेरा नाम क्यों कोट कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या बोला? मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। आप मुझे मेरे सच बताएं जो गलत निकले। सरकार नाम ही कोई ठीक है। आपने रोहतास साहब को सुन लेते हैं। दलाल साहब आपने रोहतास जी के साथ मेरा भी नाम लिया है। जवाहर जी आपने जवाहर जी एक बार दलाल साहब को सुन लेते हैं, उनकी बात पूरी होने देते हैं, फिर आपसे जवाब लेते हैं। इसमें हिस्सा लो, लड़ो मत। रोहित जी ने जो बात, आप लड़ो ना, लड़ने पे ना आओ, बहस में हिस्सा लें आप। गोपीचंद जी एक मिनट जी, मेरा निवेदन ये है, जो मुद्दा रोहित जी ने शुरू किया था मैं उसी पे आना चाहता हूं। बहुत जिम्मेवारी की बात है। हम ये कहते हैं कि जब आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा की सभी बिरादरियों ने मिलकर के बड़े प्यार और विश्वास से बनाया था, ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने ही इस आरक्षण की मांग रखी थी और भारतीय जनता पार्टी के आपके सांसद और दूसरे मंत्रियों ने इसका विरोध करना शुरू किया। 1.25 साल से दोनों पक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भड़काने का, उकसाने का और उनके साथ बेतुकी बातें करने में लगे हुए हैं। और अब ये जो आंदोलन हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के इशारे पर हुआ। जो आयोग का गठन हुआ है, आपके हरियाणा के जो होम सेक्रेटरी पीके दास हैं, सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने खुद बयान दिया है कि हरियाणा सरकार हरियाणा में फेल हो गई और हरियाणा की ये बर्बादी 40,000 करोड़ रुपए जो हरियाणा के बर्बाद हुए हैं वो हरियाणा सरकार की वजह से हुए हैं, उनकी लापरवाही से हुए हैं। और जो बाढ़ ही खेत को खा रही है, जवाहर जी आप ये बताइए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने क्यों होने दिया? जी जवाहर जी जवाब देंगे। जी देखिए, अब मैं जवाब देता हूं। ये आंदोलन कहां से चला? जी आंदोलन की शुरुआत हुई हिसार से। जी हिसार के मैयर से शुरुआत हुई। आपका सिरसा शांत रह सकता है, आपका हिसार शांत रह सकता है, आपका फतेहाबाद शांत रह सकता है, आपका पलवल शांत रह सकता है, आपका गुड़गांव शांत रह सकता है, परंतु ऐसा क्यों होता है? जर, सोनीपत और रोहतक, ये 3 डिस्ट्रिक्ट सब कुछ बर्बाद हो जाता है जो एक व्यक्ति के प्रभाव के माने जाते हैं।
सिरसा में क्यों नहीं होता? विधायक आपके वहां से जीते हैं, चिंतन करना चाहिए हरियाणा की जनता को। नंबर 1 उस इलाके के लोगों ने 3 विधायक आपको सुन लीजिए, देखिए मैं बोल नहीं रहा था बीच में, अब मेरा भी सुन लीजिएगा। अब तो करण दलाल जी, मेरा निवेदन है 1995 और 96 को भी याद कीजिए, जब भजन लाल की सरकार में सारे के सारे पावर हाउस फूक दिए गए थे। और उसके अलावा अब मैं कहना चाहूंगा आदरणीय गोपीचंद गहलोत पावर हाउस फूक दिए गए थे। और उसके अलावा अब मैं कहना चाहूंगा आदरणीय गोपीचंद गहलोत जी से कि यहां तो जो लोगों का जीवन बचाना था, यहां तो लोग कोई हक मांग रहे थे, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे थे, तो गोली चली। परंतु तब गोलियां क्यों चली? जब महम के लोग लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते थे, जब कंडेला के लोग लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते थे। यहां तो हिंसक भीड़ पे गोलियां चली, आपने तब गोलियां चलाई। जवाहर भाई, सुनने की भी क्षमता रखना, महम लोकतंत्र को अभी थोड़ी देर फिर आप सुन भी लेना। इसके अलावा इसलिए सुनिएगा, अरे सुन लीजिए, सुन लेना, आप थोड़ी देर सुनना, आप सुन लीजिए मेरी बात, डाइवर्ट ना करो सारे मामले को। आदरणीय गोपीचंद गहलोत जी ने कहा, हाँ उसके बाद सुनूंगा ना आपको, उसके बाद मैं उसको सुनूंगा, सुन लीजिए, एक मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उसके बाद एक मैं बधाई देता हूं गोपीचंद गहलोत जी को, मैं दिल से बधाई दे रहा हूं। अब तक मुझे यह लगता था कि आईएनएलडी के जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो सुप्रीमो के सामने बोल नहीं सकते, पर आदरणीय गोपीचंद गहलोत जी ने करके दिखा दिया, आप बधाई के पात्र है। क्योंकि अभय चौटाला जी तो ये कह रहे हैं कि ऑडियो से सीधा सीधा तय हो गया ये दंगा कराने वाले कांग्रेस थे, और गोपीचंद गहलोत जी से सहमत नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार की लापरवाही है। तो पहली बार मैं गोपीचंद गहलोत जी को बधाई दे रहा हूं कि उनके किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता में इतना दम था जो कि अपने हाईकमान और सुप्रीमो को चुनौती देने के लिए तैयार है। जवाहर जी, आदरणीय गोपीचंद गहलोत जी बधाई के पात्र है जी। चलिए गोपीचंद गहलोत जी से कमेंट ले लेते हैं। जवाहर जी को रोको, ये रुकते नहीं है। रोहित जी ये रुकते नहीं, एक बार शुरू होने के बाद रुक गए कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इन्होंने अपनी बात कह दी, अब सुन भी लें। जी बोलिए गोपीचंद जी, बोलिए। जहां तक ये कह रहे हैं कि मैं सुप्रीमो के खिलाफ कोई बात कर रहा हूं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों जिम्मेवार हैं, परंतु सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, ये अब उसकी तस्वीर आपके सामने आ रही है। और मैं तो कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आप ये ना कहो कि किसने किया, कोई एक जाति विशेष का भी नहीं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी अगर किसी आंदोलन में पुलिस की और मिलिट्री की गोलियों से हुई तो वो हरियाणा के इस आंदोलन में हुई है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आंदोलन 4 दिन 5 दिन बिल्कुल आराम से चलता है, परंतु लास्ट के 2 दिन में ये हुआ। मैं आपको एक इंस्टांस रोहित जी बताता हूं जी, संक्षेप में भी सुन लें, जवाहर का गुड़गांव से भी वास्ता है जी। यहाँ पे हाँ बिल्कुल संक्षेप में, एक हियातपुर गांव में जो है सरपंच को गोलियों से भून दिया था, बड़ी भारी हिंसा हुई। उसमें डिप्टी कमिश्नर, हम सब और हमारा सांसद, कांग्रेस की सरकार थी तब, वो सब बीच में गए और गांव की पंचायत में बैठे और उसको शॉर्ट आउट कर, चाहे थोड़े दिन बाद हुआ वो शॉर्ट आउट हुआ। क्या ये 5 दिन लोग धरने पे बैठे थे? इनकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जहां जहां भी धरना था उनके बीच में जाते और उनकी मांगों को सुनते, उनको पैसिफाई करते? उल्टा जो है आप आर्मी बुलाने की बात कर रहे हैं। जहां तक अधिकारियों की बात है, मैं तो ये कहता हूं कुछ अधिकारियों के लेवल पे भी ऐसी बातें हुई हैं जो करण दलाल जी, पीके दास जी की बात कर रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ दूसरे पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी बैठे थे, वो कह रहे थे गोले ही खत्म हो गए रोहतक के अंदर। अगर इस तरह की हालत हुई है रोहतक में, ठीक है, पुलिस की तो कोई कमी रही नहीं, पुलिस ने तो अपना सारा असला जनता के ऊपर फूंक दिया। या फिर उनको ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। इस तरह की जो चीजें जवाहर जी, उनको देखो महम में क्या हुआ, कंडेला में क्या हुआ, तो सब आपके पास भी आएंगे, आप चिंता नहीं करिए। मैं तो कहता हूं कि सन 84 के दंगे में दिल्ली में कैजुअलिटी ज्यादा हुई, ठीक है, ठीक है, कैजुअलिटी में भी मोब ने किया, ठीक है, ठीक है गोपीचंद जी। लेकिन बड़ा सवाल अब हम ये उठाने जा रहे हैं गोपीचंद गहलोत साहब कि अगर प्रदेश में जो कुछ हुआ, दुखद हुआ, गलत हुआ, राजनीति इस पर हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और सवाल ये कि अब हमारी तमाम सियासी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, बिल्कुल राजनीति करेंगी क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं,
लेकिन प्रदेश के आज 36 बिरादरी का जो भाईचारा जो बिगड़ने की स्थिति में दिख रहा है या कड़वे बोलों से बिगड़ रहा है, वो कैसे सुधरेगा? इस पर जवाब मांगेंगे प्रदेश के तमाम सियासतदानों से इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस बड़ी बहस में बने हुए हैं और बड़े मसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने आयोग का गठन किया, सरकार के मंत्री अलग अलग तरह की भाषा बोल रहे हैं, और इसके अलावा जो हम 36 बिरादरी की बात करते हैं कि प्रदेश का जो ताना बाना था उसको तोड़ने की साजिश हुई, इस सवाल पर अब चर्चा करेंगे। गुप्ता जी क्या कहेंगे? 36 बिरादरी की बात हम सालों से हरियाणा में सुनते आए, देखते आए, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश लग रही है कि पूरे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश हुई। ये बहाल कैसे हो, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। रोहित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट से भी अनुरोध करूंगा, हरियाणा प्रांत का माहौल ठीक होने लगा है। अब अगर हम भी इस तरह की बात करेंगे, अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ है जब इतना गैप किया गया है। मैं कहता हूँ ये फाइनेंशियल लॉस जैसे कहते हैं ना, 20,000 करोड़ का हुआ, 30,000 करोड़ का, इसकी तो शायद भरपाई हो पाए, लेकिन जो ये भाईचारा जो ख़त्म किया गया है और जो इसको आगे भी ख़त्म करने की जो साजिश की जा रही है, ये बहुत महंगी पड़ेगी, कभी पूरी नहीं हो सकती जी। और दूसरा, रोहित जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। देखिए, जिस एजिटेशन में कोई लीडर ही नहीं है जी, उनका मतलब कोई इस प्रकार का कार्य हो। अब देखिए, बड़ा अच्छा एक यहाँ हैपनिंग हरियाणा होने जा रहा था, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी थी जी। और आपको एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो गुड़गांव है हमारा, ये हिंदुस्तान का दिल है। ये जितनी इन्वेस्टमेंट फेवर डेस्टिनेशन ये है जी, इसका एक ही कारण था। नोएडा में हमारे से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन लोग यहाँ प्रेफर क्यों करते थे? क्योंकि हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर पर नाज था जी, भाईचारा हमारा सबसे उत्तम था जी। लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ता है। बिल्कुल, तो मैं समझता हूं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि संयम बरतें जी, सब संयम बरतें, तभी ये बहाली होगी। रास बिहारी जी क्या कहेंगे? हम जिस हरियाणा में सालों से 36 बिरादरी की बात सुनते आए, इलेक्शन हुए, देखिए इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, हमने देखा, आपने तो आपका तो बहुत लंबा अनुभव है रास बिहारी जी। चुनावों में भी चाहे जाट बाहुल्य इलाका हो, कोई और इलाका हो, सब नेता एक ही बात करते आते हैं कि 36 बिरादरी, लेकिन आज क्या हो गया है साहब? और ये कैसे बहाली होगी, कैसे जो खाई बनती जा रही है खत्म होगी? देखिए, कहाँ 36 बिरादरी? हरियाणा विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ जी, वो जाट और गैर जाट के बीच हुआ जी। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक दल भी करते रहे, मीडिया में भी होती रही जी। और जब 30 साल बाद कोई हरियाणा में गैर जाट जब मुख्यमंत्री बनता है, तो निश्चित रूप से जो लंबे समय तक सत्ता में एक जाति रही है सत्ता में, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल की रही हो, जाट मुख्यमंत्री लगातर रहे जी। निश्चित तौर पे जब कोई बदलाव आता है, तो मैं भजनलाल जी के बात की बात कर रहा हूँ, 87 से हरियाणा में जाट ही लगातार सीएम बनते रहे हैं। ठीक है जी। तो निश्चित रूप से जाट बिरादरी को ये लगा कि हमारा सत्ता में भागीदारी नहीं रही जी। अब ये अलग बात है कि हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री गैर जाट हैं तो मंत्री जाट हैं, केंद्र सरकार में भी मंत्री जाट हैं, तो निश्चित तौर पे ये उनमें एक नाराजगी उपजी होगी कि देखिए हमारी कोई सुनने वाला नहीं है जी। और इस खाई को सरकार को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी, और जिस पर सरकार कुछ काम करने की कोशिश भी कर रही है। इसी तरह की आरक्षण की देने की जो बात चल रही थी, जाटों को आरक्षण देंगे, है क्या कि ये माना जा रहा है कि जो गैर जाट के समर्थन पर सरकार बनी है वो जाटों के पक्ष में फैसला क्यों ले रही है, वो जाट आरक्षण की देने की तैयारी क्यों कर रही है, और इस सब को लेकर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल हो, चाहे और भी छोटे मोटे जो दल हैं, इन सब ने इस आरक्षण को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसी कारण ये आंदोलन उपजा, और इस आंदोलन में ये कहना कि ये जाटों ने लूट मार नहीं की है, ये भी बहुत गलत बात है। सारे इस तरह के सारे सबूत हैं कि जो आंदोलनकारी थे उन्होंने ही लूटपाट मचाई, उन्होंने घरों में आग लगाई, बहुत सारे सबूत हैं। एक सबसे बड़ा सबूत मैं ये बताता हूं आपको, दिल्ली में जब भी हरियाणा के लोगों की या पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की रैली होती है तो कनॉट प्लेस का बाजार बंद कर दिया जाता है, दारू के ठेके दिल्ली में बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि
हमेशा जब भी आपका कहना है कि हरियाणा का आदमी लूटपाट करता है। मैं हरियाणा में यूपी की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं हरियाणा की रैली होती है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आपका कहना है कि बहाल होना चाहिए। जी दलाल साहब, आपका क्या कहना है? मैंने सवाल जो पूछा 36 बिरादरी की बात होती थी। हुड्डा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन देखिए आप बड़ी बहस है ये, हम लोगों ने डिबेट ऑर्गेनाइज के साथ। अरे हम 6 घंटे खर्च करके आए साहब, आपकी बात सुनेंगे, हमने कब मना कि आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचे कि आप दबाव बनाकर मैं आपकी बात सुन लूं तो नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा, बाकी लोग भी बैठे हैं, दबाव बना के आपके नंबर नहीं आ रहा है। तो साहब आपसे बात पूछेंगे, अभी आपके पास आऊंगा रोहतास हुड्डा साहब। क्यों इतने अधीर हो रहे हैं हुड्डा साहब? आप दलाल साहब आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद हुड्डा साहब आपके पास आता हूं। जो रास बिहारी जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसी तरह का आरोप लगाने में लगे हुए हैं कि 35 बिरादरी। आज तक हमें ये बताए भारतीय जनता पार्टी, ये 35 बिरादरी हैं कौन सी? अगर जातियों को गिनेंगे तो इस देश के अंदर हजारों जातियां हैं जी। हरियाणा के और देश के अंदर हमारा एक इंसानियत का रिश्ता है और हम सब इंसान हैं। और जो रास बिहारी जी ने कहा और जो भारतीय जनता पार्टी जो आज आरोप लगाती है कि जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, ये उन लोगों का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि इस पिछले विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की सरकार बनाने में, और हरियाणा में अगर आज सरकार खट्टर जी की बनी है तो हरियाणा के सभी बिरादरियों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दिल खोल करके समर्थन किया। और रोहतक जाट बेल्ट से, सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैसे जीते हैं? जी बिल्कुल। और आज इस तरह से जातियों के नाम लेकर के उनको अपमानित करना, ये किसी को शोभा नहीं देता। मैंने ये नहीं कहा कि जाटों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, मैंने कहा कि बीजेपी के ज्यादातर नेता मानते हैं कि गैर जाट के समर्थन की वजह से हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी है। मैंने ये नहीं कहा कि जाटों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, अगर जाट वोट नहीं देते तो जो जाट। अब मैं रोहतास हुड्डा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले गुस्सा शांत करिए, क्योंकि हम कोई लड़ने झगड़ने नहीं बैठे हैं। हम यहां पर ये बात करने बैठे। मेरा सवाल ये है कि 36 बिरादरी की बात जिस मेरे प्रदेश में होती थी, आज किस तरह की बातें हो रही है? मुझे वापस वही प्रदेश चाहिए, नहीं चाहिए इस तरह की राजनीति। अगर ये राजनीति का स्वरूप है तो नहीं चाहिए। देखिए, इसके लिए तो सरकार ने शुरुआत करनी पड़ेगी। सरकार के वरिष्ठ मंत्री, सरकार के एक MP राजकुमार सैनी, वो 35 बिरादरी की बात कर रहे हैं, तो इससे हमें पीड़ा होती है, जाट समाज को बड़ी पीड़ा और दिल में ठेस पहुंचती है जी कि 35 बिरादरी की बात क्यों? हम जो 36 बिरादरी से भाईचारा चाहते हैं, हम खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं और खेतीबाड़ी में हमारी सभी जातियां सहयोगी होती थी। और जब हम खेतीबाड़ी करके अनाज पैदा करके लाते थे, अपने घर बाद में लाते थे, पहले जो हमारी सहयोगी जातियां थी उनको उनका हिस्सा देकर जब अपने घर रोहतास हुड्डा साहब, आप इस बात को क्यों ना खत्म कर रहे हैं? क्यों हम बात कर रहे हैं जाति की? हम बात कर रहे हैं एक हरियाणा की। बात खत्म, क्योंकि राजनीति करने वाले राजनीति करते रहे, लेकिन आपको तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम नहीं कर रहे ऐसी बात, सुनो मेरी बात, हमारी बात पूरी होने दीजिए जी। हम ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप लगातार 4 दिन से देख रहे होंगे, 4 दिन से हम किसी भी टीवी चैनल पर या किसी भी मीडिया के माध्यम से कहा है, या सोशल मीडिया पर भी चेक कर लीजिए आप, हमने 4 दिन से अपने लोगों को अपील की कि हम आपस में भाई हैं और भाईचारा बना रहेगा, भाईचारा नहीं बिगाड़ेंगे हम। और आंदोलन अपनी जगह पर है। आंदोलन हमने इसलिए खत्म किया कि भाईचारा को खतरा पैदा हुआ था, नहीं तो हमारा आंदोलन अभी शुरू ही हुआ था और अभी तो 13 स्टेटों में अलग अलग डेट रख रखी थी। लेकिन हमने बीच में आंदोलन खत्म इसलिए किया कि हरियाणा का भाईचारा बिगड़ने लगा था। लेकिन आज भी जो सरकार से हमारा वादा हुआ था, जब राजनाथ सिंह जी के साथ बैठकर कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें जो हमारे मांग थी और मांगों को मान लिया गया था, आज उन मांगों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और जाति विशेष के जो मंत्री हैं वो हमारी जाति विशेष के खिलाफ। ठीक है, लेकिन अब हमें एक हरियाणा की बात करनी है। गोपीचंद गहलोत साहब, भाईचारा बहाल हो, इसके लिए हमने क्या किया? हम क्या कर रहे हैं जी? इसके लिए भी कुछ करना होगा गोपीचंद जी। रोहित जी, मैं तो ये कहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो भाईचारे के बीच में जो दरार आई है वो बहुत ही गलत हुआ है और उसको पाटने में बड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से लगभग 6-7 साल पहले गोहाना में 2 जातियों के बीच में झगड़ा हुआ और आज भी आप गोहाने की पिक्चर उठा के देख लें, उस जाति का इस आरक्षण से कोई मतलब नहीं था। जाटों के साथ वहां जिनका झगड़ा हुआ है वो केवल वही उस वक्त का मनमुटाव था वो हुआ और इंसानियत भी इस मामले में खत्म हो गई। मैं आपको झज्जर का एग्जांपल देना चाहूंगा। यही बात, इंसानियत की बात। 4 लड़के फायरिंग में मरे, उनकी डेड बॉडी जो थी वो एक धर्मशाला में रखी हुई थी। कहते हैं कि जहां पे मृतक का शरीर होता है
वहां तो आदमी नमन होके जाता है, सब कुछ काम छोड़ देता है। मैं पूछना चाहता हूं बड़े अदब से, आप सरकार के जवाहर भाई यहां बैठे हैं, ये पता कराओ ना कि सुबह सवेरे उस सर छोटूराम धर्मशाला पे जो आक्रमण हुआ जिसमें वो डेड बॉडी रखी थी। ठीक है गहलोत साहब, मुझे लगता है हम उन चीजों पर ना जाएं, हम बात करें बहाली की, भाईचारे की बहाली की, ये भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो हमें बहाली को मिलकर करना चाहिए। हम सब जब लगेंगे जब जाके ये मामला बहाल होगा। बुड्ढा साहब, रोहता जी आपके पास आएंगे एक एक करके। भाईचारा बहाल करने का एक ही तरीका है जी, भाईचारा बहाल करने का जवाहर जी एक ही तरीका है। रोहित जो इस सरकार ने गुनाह किया है, सरकार के मुख्यमंत्री मंत्रियों ने साजिश रच करके जो इस हरियाणा के अंदर नंगा नाच किया, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, सरकार को बर्खास्त किया जाए। जवाहर जी जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। इस हरियाणा के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उनकी भरपाई की जाए, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, चाहे रेहड़ी वाले हैं, या वो कोई भी लोग हैं। इस सवाल का जवाब लेते हैं, उसके बाद राज बिहारी जी आपका सवाल लेंगे। करण दलाल जी जवाब सुन लीजिए। करण दलाल जी, मैं रोहित जी जवाब देना चाहता हूं। जी जी, आप ये देखिए, हमारे यहाँ 3 लोग राजनीतिज्ञ बैठे हैं इस पे। करण दलाल जी हो गए, दोनों मेरे बड़े भाई है, करण दलाल जी और गोविंद चंद गहलोत जी और मैं, और एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है रोहतास हुड्डा जी, बाकी पत्रकार। किसी की बातचीत में ये नहीं आया, केवल करण दलाल जी और गोविंद चंद गहलोत गुप्ता जी भी हैं। जब बात हो रही है, अरे जवाहर भाई, एसपी गुप्ता को भाईचारे ने कहा है, इन दोनों लोगों ने, अरे सुन लीजिए, सेक्रेटरी ने कहा है, अखबारों में कहा है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। गुप्ता जी को भी तो आप शामिल रखो ना, उनको दूर क्यों रख रहे हो? बात तो सुन लीजिए जी सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं कोई नहीं, आप कहोगे मेरे को मिलकर दबा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, आप गुप्ता जी को तो शामिल कर लो। गुप्ता जी शामिल है हमारे साथ बहस में। गोपीचंद जी जी जवाहर जी जवाब दीजिए। अरे गुप्ता जी शामिल है, गुप्ता जी बड़े भाई हैं, शामिल है जी। मैं ये कह रहा हूं, यहाँ 3 लोग राजनीतिज्ञ है। हाँ जी, दोनों लोगों ने जब ये आपकी सरकार में भी कुछ है, छत्तीस बिरादरी आपकी सरकार में भी कुछ दिया हुआ है इनको आजकल, वो भी बताना। और सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना, गोपी जी सुन लीजिए, गोपी जी सुन लीजिए। आप मेरे चलो मैं चुप हूं, अब आपकी सुनूंगा थोड़ी देर में, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, चालाकी देखिए, राजनीतिज्ञ की चालाकी क्या होती है। 2 लोग पॉलिटिशियन हैं, दोनों विरोधी पार्टियों की है। जब बात कर रहे हैं हम सामंजस्य की, भाईचारे की, 36 बिरादरी की, तब भी दोनों लोग चालाकी से तब भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं 35 जाति और एक जाति। एक व्यक्ति ये बात कर रहे हैं कि 4 लोग एक समुदाय के मर गए थे, बाकी लोग आके धर्मशाला में भी ये कर रहे थे। एक दूसरा व्यक्ति दिखा रहा है कि जाटों के साथ क्या हुआ। अरे नहीं भैया, 4 एक समुदाय के नहीं मरे। आज भी दोनों लोग सरकार जब हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, एक ब्राह्मण भी वहां ले जा रहे हैं, चारों में 36 बिरादरी की बात नहीं कर रहे, तब भी ये देश की बात नहीं कर रहे, ये नहीं कहा चारों एक समुदाय के मरे, उसकी बात नहीं करे। अब मैं चारों भाई एक समुदाय के नहीं थे। जवाब देना चाहूंगा। ठीक है गोपीचंद जी, जवाहर जी को बात पूरी करने देते हैं क्योंकि चर्चा को आगे बढ़ाना है। कहा जी। अब मैं 35 बिरादरी की बात करते हैं ना राजकुमार सैनी जी, आप जवाब दीजिए। नहीं करते केवल 1 मिनट चाहूंगा, इसके बीच मत बोलना। आज भी पत्रकार वार्ता में कहा उन्होंने 35 बिरादरी की। अरे रोहतास जी, आप बीच में क्यों आ गए? आप तो बुड्ढा साहब एक मिनट बात पूरी कर लेते हैं ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ा सके। मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। आपको मेरा सवाल ये है, जो आज टू द पॉइंट बोलो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बात आई कि माहौल कैसे सुधरेगा। मैं बताता हूं माहौल कैसे सुधरेगा। माहौल सुधारने के लिए मुख्यमंत्री पहले दिन से काम कर रहे हैं। अगर जब हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो एक शहर में 1150 विकास योजनाएं होती है, गुड़गांव में 69 होती है, रेवाड़ी में 80 होती है। परंतु जब मुआवजे की बात आती है और मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री होते हैं तो वो ये कहते हैं कि पलवल में हमारा एक भी एमएलए नहीं है, परंतु वहां नुकसान ज्यादा हुआ है तो 200 करोड़ रुपए वहां के किसानों को मुआवजा मिलता है। जब मुख्यमंत्री जी आते हैं सिरसा, 5 विधायकों में से एक भी हमारा नहीं है, 5 के 5 आईएनएलडी के है, 25 करोड़ रुपए दे के आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग एक जैसे हैं, एक जैसा विकास करेंगे। और उसके अलावा करण दलाल जी ने यह कहा कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। करण दलाल जी, ऑन एयर कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। जिन लोग भी ऑडियो में जो शामिल है, जो भी दंगे की जिसने साजिश रची,
एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको वचन के साथ कह रहा हूं। गुनाहगार आप लोग हैं, एक्सपोज करेंगे। ऑडियो में जितने भी साजिश करता है, गुनाहगार आपका प्रदेश को माहौल बिगाड़ा है, और हरियाणा के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। किसी की कीमत नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने 2.5 करोड़ लोगों को बांटने का काम किया है। अब आप बोल सकते हैं, जो हरियाणा के लोगों के साथ आप लोगों ने जो अन्याय किया है, जो जातिवाद का जहर फैलाया है, तुम्हारे मुख्यमंत्री मंत्रियों ने सरेआम खड़े होकर के जाटों को आरक्षण देने की बात उन्होंने की, लोगों ने नहीं की, किसी राजनीतिक दल ने नहीं की, और विरोध भी किया तो तुम्हारे ही लोगों ने किया। और आज सड़कों पर आप मैयर की बात कर रहे थे। सांपला में चौधरी प्रोफेसर छोटू राम विचार मंच में धरना रख करके, जो जिसके अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, जो मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने आरक्षण की लड़ाई शुरू की। क्या जवाब है आपके पास? अरे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को नोटिस क्यों दिया? चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात कर रहा हूं। वीरेंद्र सिंह को नोटिस क्यों दिया? अगर किसी ने भी हरियाणा में कोई गुनाह किया, हम कह रहे हैं आप कार्रवाई करें, लेकिन पहले मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करें। गुजरात में पटेल को गिरफ्तार कर सकते हैं आरक्षण के नाम पर, देशद्रोह का मुकदमा लगा करके। जी दलाल साहब, एक सवाल जवाहर यादव का वो भी ले लेते हैं। जवाहर जी का सवाल ले लेते हैं। पार्टी की बात कर रहे हैं जवाहर जी, सवाल कैप्टन अजय यादव क्या कह रहे हैं? पटेल को गिरफ्तार कर सकते हैं देशद्रोह आरक्षण के नाम पर, और हरियाणा में आपके मंत्री और सांसद जो भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को किस चीज का नोटिस दिया आपने? मैं बात कर रहा हूं आपके मुख्यमंत्री और मंत्रियों की। एक सवाल जवाहर जी, एक सवाल यहाँ पर राज बिहारी जी भी करना चाहते हैं आपसे। जी राज बिहारी जी, क्या आपका सवाल है? उनका सवाल भी ले लेते हैं। जवाहर जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है, अजय यादव का क्या करेंगे? जवाहर जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है, क्या बीजेपी के नेताओं में अब ये ताकत हरियाणा में बची है या नहीं बची है कि माहौल को शांत करने के लिए, भाईचारे को कायम रखने के लिए बीजेपी के नेता जनता के बीच जाने को तैयार हैं या नहीं है? ये गांवों में घुस के दिखाएं। कोई भी हरियाणा का मंत्री, मैं आपको चुनौती देता हूं, किसी गांव में बिना पुलिस के पार्टी के गांवों में घुस के दिखाओ, और ये नहीं चाहे किसी भी बिरादरी का गांव में घुस के दिखाइए। अब सुन लीजिए जी, उत्तर सुन लीजिए जी, उत्तर सुन लीजिए। अब मुझे नहीं मालूम ये मेरे कौन मित्र कह रहे थे कि हरियाणा के गांव में घुस के दिखाओ, बिना पुलिस के घुस के दिखाइए। आप कर रहे हैं, जब सरकार के मंत्री आए तो उनको मारना है, उनको भगाना है। आप चैनल पर क्या बोल रहे हैं? आप हरियाणा की जनता को आंसू भड़का रहे हैं। जो गुस्ताखी आपके मंत्रिमंडल ने की है, आज हरियाणा के एक एक गांव में जो आग सुलग रही है, जो हरियाणा की बदनामी आपने पूरी दुनिया में कराई है, आने वाले समय में हरियाणा के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। ना तजर्बेकार लोगों ने हरियाणा का सच्चा नाश किया। हरियाणा का भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, जिम्मेवारी आप हरियाणा को फिर आग लगाना चाह रहे हैं। हरियाणा की जनता को, आप हरियाणा की जनता को कह रहे हैं कि मंत्रियों को मारो। सबको ठीक है, इस चर्चा के आखिरी दौर में हम पहुंच चुके हैं। मैं सब लोगों से एक सवाल लूंगा आखिर में। जी गोपी चंद जी, आपसे शुरुआत करते हैं। गोपी चंद गहलोत साहब जी, जवाहर जी 1 मिनट रुकिए। जवाहर जी आपके पास आते हैं, वक्त खत्म हो गया। जवाहर जी, आपने जान ले ली, आज भी आपका मन नहीं रुकता ये करने के लिए। जी 30,000 करोड़ रुपए बीपी तो नहीं है आपको? हरियाणा के 26 लोग बर्बाद किए, फिर आप ये करना चाह रहे हैं? ठीक है जवाहर जी, रुकिए जवाहर जी, अब शांत हो जाओ जी। गोपी चंद गहलोत साहब आखिर में क्या कहेंगे इस चर्चा के आखिर में? पानी पी लीजिए यादव साहब, पानी पी लीजिए। जी गोपी चंद जी, मैं तो ये कहूंगा, पानी पीने के लिए हरियाणा के लोगों का सवाल है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी पानी पिलाने की बात कर रहे हैं मुझे। आपको हरियाणा रुकिए, गोपी चंद जी की बात पूरी करने दें, उसके बाद आपके पास आएंगे। नहीं चलता, आप जो है सारे मामले की बारीकी से जांच कराएं, जो वायदे किए हैं लोगों से वो पूरे करें, जिसका नुकसान हुआ है करेंगे, बड़े से लेके छोटे तक उनकी भरपाई करें। जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, खासतौर पर रोहतक में जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, उसकी भी जांच बारीकी से होनी चाहिए। झज्जर में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, जितने लोग घायल ठीक है गोपी चंद जी, प्रॉपर इलाज कराया जाए, उनको प्रॉपर कंपनसेट किया जाए, इन सारी चीजों से। और ये जो इस तरह की बार 35 बिरादरी और ऐसी बातें कह के भावनाएं भड़काएं नहीं, भावनाओं को शांत करके उनको नजदीक लाएं, उसके लिए सबको अपना प्रयास करना चाहिए। हरियाणा फिर से पटड़ी पे आ सके, यही हमारी तमन्ना है। ठीक है, यही आप सोचते हैं गोपी चंद जी, बिल्कुल। गुप्ता साहब क्या कहेंगे आखिर में? आपको पता है, हरियाणा की जनता जानती है किसका कितना दोष है। ठीक है गुप्ता जी। रोहित जी, मेरा कहना है, देखिए इतना बड़ा
जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये जो इस तरह का आंदोलन हुआ और जैसे इतना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, भाईचारे में दरार हुई। जी जी, उसके लिए जैसे अब सरकार ने कमीशन बनाया है ऑफिसर्स के कार्रवाई करें, मैं कहूँ सबसे पहले तो ये हो जो इस षड्यंत्र में लिप्त हैं लोग जी। जैसे अब सीडीआई, उसमें इतनी देर से एफआईआर क्यों दर्ज हुई, उसी समय दर्ज हो जानी चाहिए जी। और जो लोग जो लीडर थे जिन्होंने ये भड़काया इन लोगों को, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब वो कोई भी हो जिन्होंने भड़काव किया है उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो और सबके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, जब जाकर इसमें जो है इसका हल निकल पाएगा। अदरवाइज तो फिर ये दोबारा से फिर जिस तरह की भावना व्यक्त की जा रही है। राज बिहारी साहब क्या कहेंगे आखिर में? राज बिहारी जी, सरकार के मंत्री भी अलग अलग बात कह रहे हैं, सरकार के मंत्री आपस में निशाना साध रहे हैं, जो पूरा माहौल है, क्या कहेंगे इस पर? मैं राजनीति जॉर्ज जी आपके पास भी आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए, पहले राज बिहारी जी का कमेंट ले लेते हैं। मेरा कहना है कि अगर सरकार है जी और सरकार की ताकत दिखनी चाहिए जी, तो सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि जिसने भी सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है उससे वसूल करना चाहिए, क्या ये हरियाणा सरकार इस फैसले पर अमल करने की तैयारी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बड़ी देखने की बात है। जी बिल्कुल। रोहतास हुड्डा साहब आप बोलिए, आखिर में क्या कहेंगे साहब आप? मैं यही कहना चाहूँगा, जो वादे शीर्ष नेतृत्व ने किए भारतीय जनता पार्टी के जाट समुदाय से, उसमें हमारी 5 डिमांडें थी। सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश में ओबीसी के तहत हमें रिजर्वेशन मिले, ओबीसी कोटे से। दूसरी डिमांड थी केंद्र के लिए जो हाई पावर कमेटी बना दी गई है, केंद्र में आरक्षण मिले, क्योंकि 26 साल से हमारे साथ अन्याय भेदभाव हो रहा है। तीसरी हमारी डिमांड थी जो लोग इस आंदोलन के दौरान बेकसूर जो शहीद हुए हैं, जो कोई अपने काम के लिए जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, उनको गोली लगी और शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा मिले। और जिन लोगों पर झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं वे झूठे मुकदमे वापस हों, और जो अफसरों ने गंदा खेल खेल कर जानबूझ के गोलियां चलाई गई हैं निर्दोष लोगों पर, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और राजकुमार सैनी जैसे लोग हैं, जो अनिल विज जैसे लोग हैं जो जातिवाद का जहर फैला रहे हैं देश के अंदर, उन पर राजद्रोह और दंगा फैलाने का केस दर्ज। जी मैं चाहूंगा रोहतास हुड्डा साहब आप अपनी मांगों की फहरिस्त में एक मेरी मांग भी जोड़िएगा जो सबसे जरूरी है हरियाणा के लिए, वो ये कि हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा दोबारा कायम हो, हरियाणा जैसा था हमें वैसा चाहिए हरियाणा। दलाल साहब आपकी प्रतिक्रिया आखिर में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो निवेदन हरियाणा सरकार से ये है कि इन्हें भगवान को हाजिर नाजिर रख करके जो हलफ इन्होंने संविधान के तौर पर जो इन्होंने ली थी कि ये बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति धर्म क्षेत्र के हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे, इन्हें अपने उस राजधर्म को याद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमीशन मुकर्रर हो और वो तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी और कोई भी, अगर मेरे भी खिलाफ अगर कोई इनके पास आरोप है तो किसी को बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन खाली ये कह देना कि अधिकारियों की जांच होगी या किसी एक ABCD की जांच होगी, ये इन्होंने अपनी हलफ के साथ धोखा कर रहे हैं उस भगवान के, ये जो एक बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जवाहर जी फाइनल कमेंट, जवाहर साहब क्या कहेंगे आखिर में? देखिए, जहां तक जो हुआ ये सब दुर्भाग्यपूर्ण घटा, इससे किसी को कोई वो नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी कल भी रोहतक में गए थे, लोगों के बीच गए थे, आक्रोश के बीच गए थे, वहां से भागे नहीं। उन्होंने उनकी बात सुनी, इनके आक्रोश को सुना। वो ये मानते हैं कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग मेरे हैं। अब ये है कि दंगा हो चुका, झगड़ा हो चुका, आंदोलन का शांत हो गया, अब इसमें भरपाई कैसे पूरी हो? तो जिसका आर्थिक नुकसान हुआ है, पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा होने जा रहा है। डीसी के यहां नेट पे पेपर डाल दिए गए हैं, जिसका जो नुकसान है 7 दिन के अंदर 1984 वालों को आज तक न्याय नहीं मिला, परंतु यहां 7 दिन के अंदर अंतरिम सहायता मिल जाएगी। अंतरिम सहायता की बात मैं कर रहा हूं, 7 दिन के लिए अंतरिम सहायता मिल जाएगी। जिन्होंने साजिश की है दंगे की, उनको अंदर करेंगे। कोई आम निर्दोष व्यक्ति मरा है उसको मुआवजा देंगे। उसके अलावा आज हरियाणा की जनता को समझ में आ गया, एक ऑडियो आ गया, परंतु आज डिबेट में जिन राजनीतिक लोगों ने दोबारा से यह प्रयास किया कि गांव में सरकार के लोग जाएंगे तो मारेंगे, तो यह साजिश भी किसी कीमत पे पूरी नहीं होने देंगे। भाईचारा हर हालत में बना के रखेंगे, ये हमारी ड्यूटी है और इसको बेखूबी निभाएंगे। भाईचारा बनाना है तो अपने मंत्रियों पर कार्रवाई कीजिए सर। जी रोहित जी लास्ट जी जो हरियाणा के होम सेक्रेटरी ने और जहां तक रोहतास जी का जवाब मैं देना चाहूंगा लास्ट में, सरकार पर आरोप लगाया, जो कि खुद गृह सचिव की बात है,
कि तो हरियाणा आरक्षण सरकार के साथ फेल हो गई, भारतीय जनता पार्टी, तो जो सरकार को फेल इनके अपने अधिकारी मान रहे हैं, आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जाटों को आरक्षण देंगे, ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारी कमिटमेंट है। मुख्यमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में और मंत्रिमंडल में कहा क्या करेंगे, आरक्षण मिलेगा, ये हमारी कमिटमेंट है, इससे एक कदम पीछे नहीं जाएंगे। गुप्ता जी बिल्कुल संक्षेप में, वक्त नहीं है। तो वो आप बात करना चाहूंगा, जैसे कहा आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। जो ये मुआवजा है ना, कहते हैं देंगे, जो लोग जिन लोगों ने ये किया है सारा कुछ, ये उनसे रिकवरी होनी चाहिए। ठीक है। और गुजरात हाईकोर्ट ने भी आज ऑर्डर किए हैं, सबको सजा मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। सबको संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। नहीं आ रहा जी, मैं नहीं समझ पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा नाम किस संदर्भ में ले रहे साजिशकर्ता को छोड़ेंगे नहीं। अरे गुड़गांव में भैया आप भी रहते हो, यहाँ देखो एक मूंगफली का नुकसान नहीं हो पाया। भावनाओं को समझते हैं, आपने कुछ किया, आपकी भावनाओं के अनुसार आपने संयम से काम लिया वहाँ ठीक रहा। जी बिल्कुल जवाहर जी, मैं सब लोगों से आपसे आखिर में इतना जरूर एक सवाल के साथ आज की बड़ी बहस को खत्म करूंगा। अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, जो तस्वीर सामने आई, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का वो बच्चा हो, वो हमारे हरियाणा का बच्चा है, अगर उसके सामने एक थाना चल रहा है, उसके कंधे पर बंदूक है, तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी ये सोचने की बनती है कि हम अपने प्रदेश के युवाओं को, उन युवाओं को, वो चाहे जाट हो या जाट ना हो, इस प्रदेश का जाट भी सरहद पर पहरा देता है, रात दिन पहरा देता है। इस प्रदेश का नॉन जाट भी सरहद पर पहरा देता है, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए। इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके घर में उसके तमाम घर वाले सुरक्षित हैं, घर के आसपास एक भाईचारा है, वो माहौल कहां है? इस सवाल का जवाब सब सियासी दलों को सोचना होगा, सब सामाजिक संगठनों को सोचना होगा। जिस भाईचारे की हम बात करते हैं, वो भाईचारा हरियाणा वापस मांगता है, चाहता है, और ये जिम्मेदारी तमाम सियासतदानों, तमाम संगठनों की बनती है। रास बिहारी जी आपका शुक्रिया, एसपी गुप्ता साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, करण सिंह दलाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रोहतास हुड्डा जी आपका शुक्रिया, गोपीचंद गहलोत साहब आपका शुक्रिया, और जवाहर यादव जी आपका भी शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज इतना ही। आखिर